हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसका परिचय हमने इससे पहले वाली क्लास में करवा दिया था। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। अब आपको बताना है, ये 5 आपको कथन दिए हैं, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, अब देखो उत्तरों के कारण भी देने हैं कि असत्य क्यों है और सत्य क्यों है। चलिए पहला देख लीजिए, पहला क्या है। पहले में ये दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या आप बताइए, एक बिंदु है, मैंने आपको बताया था पर उसमें परिचय में भी समझाया था। क्या एक बिंदु से एक रेखा खींच सकते हैं? एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं? विभिन्न दिशाओं में अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो क्या होगा ये होगा आपका असत्य। असत्य है क्योंकि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही लिख देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कथन क्या दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये इसका अपोजिट दे दिया। देखिए दो भिन्न बिंदुओं से, दो बिंदु हैं, इनसे केवल हम एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। और इसमें क्या दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये क्या है? असत्य है। तो ये भी क्या है आपका? असत्य है। क्यों? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। चलिए तीसरा देखिए, एक निश्चित रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सत्य होगा, ये सत्य है। ठीक है, एक निश्चित रेखा दोनों ओर ही लिख देंगे हम, दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कैसे? अब आप बोलेंगे कैसे बढ़ा सकते हैं? रेखा किरण के बारे में आपको समझाया था और 6 चैप्टर में भी समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे एक रेखा है तो इसको हम, मान लिया रेखा है तो इसको हम अनिश्चित रूप से दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा आपका? सत्य होगा। फोर्थ में दिया है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो ये भी क्या होगा आपका? सत्य है, क्योंकि बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। त्रिज्याएं बराबर होती हैं।
अब पांचवा दिया है कि निम्न आकृतियों में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए इसकी एक आकृति दी हुई थी, वो मैंने नहीं लिखी, कि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई। जैसे इसमें एक रेखा है, ये ए बी है और ये है आपकी पी क्यू और ये है आपकी एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें दिया है, इसमें ये सत्य होगा आपका, क्योंकि ये दिया है कि निम्न आकृतियों में, ये आकृति है, इन आकृतियों में ए बी बराबर पी क्यू है और ये पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ये ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू बराबर क्या है, एक्स वाई के। ये एक्स वाई के बराबर है, ये वन कंडीशन, ये टू कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, एक व दो से पी क्यू बराबर क्या होगा, एक्स वाई होगा। पी क्यू बराबर क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, तो ये कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। चलिए इनको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखिए बच्चों, आपको ये 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और इनकी परिभाषा देनी है आपको। तो मैंने ये लिख लिया है बोर्ड पे, क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखती तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बोलने से ज़्यादा समय हमें लिखने में लगता है। ठीक है, तो चलिए हम इनको समझा देते हैं। पहला है आपका समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखिए एक समतल में दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं यदि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, मतलब कोई भी ऐसा बिंदु ना हो जो उनमें कॉमन हो, या हम ये कह सकते हैं कि वे कभी भी किसी बिंदु पर आपस में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं कि ये बोर्ड है, जैसे इस बोर्ड की ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। इस तरह की जो ये रेखाएं हैं एक्स और वाई, ये क्या है, समांतर है। इनको कितना भी आगे बढ़ा लें हम, यहाँ से इस साइड से बढ़ा लें या इस साइड से, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि रेल की दो पटरियां होती हैं, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। ठीक है, और स्केल की दो साइडें, स्केल की जो एज जो होती है वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। अगर हम इस तरह की रेखाओं की बात करें तो देखिए ये समांतर नहीं है, क्योंकि जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे कि दोनों दिशाओं से, तो वो किसी दिशा में एक किसी न किसी पॉइंट पर आगे मिल जाएंगी। ठीक है, तो समांतर रेखाएं क्या हैं, जो कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती, उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, और यहाँ पर बिंदु शब्द जो आया है वो अपरिभाषित है। ठीक है, चित्र में x तथा y समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, और इन्हें हम x समांतर y भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे समांतर रेखाओं का, समांतर का साइन ये होगा, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनके बीच में हम ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु है लंब रेखाएं, मतलब एक समकोण में दो रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। ये मैंने समकोण लिख दिया है, ये समतल आता, एक समतल। ठीक है, एक समतल में दो रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं यदि वे एक दूसरे को केवल एक ही समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब एक समतल में जो दो रेखाएं होती हैं, जैसे कोई दो रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, इस तरह से काटती हैं कि कोण 90 डिग्री का बनता है। जब एक 90 का बनेगा तो सारे 90 के बनेंगे। ठीक है, तो एक 90 डिग्री के एंगल पे जब काटती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि ये रेखाएं लंब रेखाएं हैं। जैसे कि हम बात करें रेखा P और रेखा Q, ये रेखा P है और ये रेखा क्या है, Q, ये वाली Q है, ये P है, तो ये काटती हैं 90 डिग्री पे काटती हैं, तो ये क्या है, लंब रेखाएं हैं। इसका मतलब Q किस पे लंब है, P पे, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे Q लंब है P पे। जब दो रेखाएं लंब रेखाएं होती हैं तो उनके बीच में ये चिन्ह आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पद समकोण क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, समकोण पद यहाँ पर अपरिभाषित है।
अब बात करते हैं रेखाखंड की। वह रेखा जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब एक बिंदु से शुरू होकर, यहाँ से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो गई है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, ठीक है, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। अगर कोई पूछे कि आपको रेखाखंड खींचना है, आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन में दिया होता है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लीजिए, उसमें ये नहीं दिया होता कि 5 सेंटीमीटर की रेखा लीजिए, ऐसे नहीं दिया होता, ये दिया होता है कि 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लीजिए। इसका मतलब मेजरमेंट अगर दे दिया, माप अगर दे दिया, तो वो आपका रेखाखंड होगा, ठीक है। अगर माप नहीं दी तो वो रेखा। अगर कोई बोले कि आप एक रेखा खींचिए, तो आप कोई रेखा खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर कोई बोले कि रेखाखंड खींचे, तो आपको पूछना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर, क्योंकि रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है, उसके अंत बिंदु निश्चित होते हैं कि ये एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाती है, ठीक है। और रेखा क्या होती है कि उसको कितना भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। तो इसमें ए भी क्या है? आपका रेखाखंड है। और अंत बिंदु क्या है? इसमें अपरिभाषित है। जो अंत बिंदु की बात की जा रही है वो इसमें अपरिभाषित है, ठीक है। और ए बी रेखाखंड को हम किस तरह लिखेंगे? जैसे कोई रेखाखंड है तो उसके ऊपर ऐसी लाइन लगा के हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ये ए बी क्या है? रेखाखंड है, ठीक है। आगे दिया है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये वृत्त है, इस पे स्थित है, ये वृत्त है पूरा एक, जैसे मान लिया, अलग से बता देती हूँ, ये वृत्त है आपका, ठीक है। यहाँ वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो सकता है। मान लिया यहाँ पे है ये बिंदु ए है, ठीक है। तो केंद्र, ये केंद्र है, तो इनको अगर मिला दें तो ये क्या बनेगी आपकी? ये बनेगी आपकी त्रिज्या। तो बात समझ आई? वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से अगर मिला दें तो क्या बनती है? त्रिज्या। तो इस चित्र में ओ ए क्या है? त्रिज्या है। और यहाँ पर अपरिभाषित क्या है? यहाँ पर ये पद जो है, ये बिंदु और केंद्र क्या है? यहाँ पर अपरिभाषित है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है इसमें वर्ग। देखिए वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे ये आपको दे दिया चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, अगर चारों भुजाएं समान हैं तो वो क्या होगा? वर्ग होगा, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जो ये एंगल बन रहे हैं ना, 4 कोण बन रहे हैं, ये सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और यहाँ पर जो पद है चतुर्भुज और भुजाएं और कोण, ये सब क्या है? यहाँ पर अपरिभाषित है। ये आपको मतलब पहले से पता होने चाहिए, तभी आप वर्ग को समझ पाएंगे, ठीक है। चित्र में ए बी सी डी क्या है? वर्ग है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। मतलब ये भुजा इसके बराबर, इसके बराबर और इसके बराबर, चारों भुजाएं बराबर हैं। और कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री, मतलब चारों कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये क्या है? आपका वर्ग है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि नीचे दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 अभिधारणा दे दी हैं और ये लिखा है कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। मान लिया 2 बिंदु दे दिए, ये 2 बिंदु दे दिए, और एक ये ए है, ये क्या है? बी है। और एक तीसरा बिंदु ऐसा है जो इनके बीच में स्थित है, सी बिंदु। मान लीजिए ये बिंदु ए है आपका, और ये क्या है? बिंदु बी, और तीसरा बिंदु सी इनके बीच में है, ठीक है। तो पहली अभिधारणा में तो ये दिया है, दूसरे में दे दिया यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब क्या बताइए, 3 बिंदु तो हैं, क्या ये ऐसे हैं कि ये एक रेखा पर ना हो? अगर इनको मिलाएं तो ये एक रेखा पर दिखाई देते हैं ना। तो तीसरा बिंदु अगर बीच में है तो वो एक ही रेखा पर होंगे। तो इसका मतलब दोनों अभिधारणाएं एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, ठीक है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? अविरोधी तो हैं, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ यह अभिधारणा में 2 अपरिभाषित तथ्य हैं। अपरिभाषित तथ्य क्या हैं? रेखाएं और बिंदु, जो कि इसमें अपरिभाषित बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, हाँ यह अभिधारणा असंगत है क्योंकि ये 2 भिन्न
स्थितियों से संबंधित है। मतलब दोनों स्थिति इसमें क्या है, भिन्न है, दोनों स्थिति इसकी अलग अलग है। एक तो कह रहा है कि दो बिंदु हैं, उनके बीच में एक बिंदु है। दूसरी बात ये कह रहा है कि तीनों बिंदु जो है आसंरेखीय, मतलब एक रेखा पर नहीं है, तो ये तो गलत है, ठीक है। और इनमें कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा का अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। आप प्रश्न संख्या 3 देखिए, दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। अब ये इसको देखिए किस तरह से दिया है कि आपको दो बिंदु दे दिए हैं, ये दे दिए हैं दो बिंदु ए और बी, ठीक है। ए बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, ये बिंदु जो है ना यहाँ पर सी, ये ऐसा है कि ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है ए बी, सॉरी ए सी बराबर क्या है बी सी, मतलब ये बराबर ये, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, आप लिखेंगे चित्र में ए सी प्लस बी सी बराबर क्या है ए बी। आपको ये सिद्ध करना है कि ए सी ए बी का आधा है। जो ये ए सी है ना, ये इस ए बी का आधा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए सी क्या होगा, ए बी का आधा। अब चित्र में क्या है, ए सी प्लस बी सी बराबर क्या है ए बी, मतलब ये प्लस ये बराबर क्या है ए बी। अब एक बात बताइए, बी सी किसके बराबर है, ए सी के, तो इस बी सी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए सी। बी सी को हमने ए सी लिख लिया क्योंकि यहाँ पे बी सी ए सी के बराबर है, तो क्या आ जाएगा ए बी। अब ए सी कितना हो गया, 2AC बराबर कितना आ गया ए बी। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए बी बटे 2। ये 2 गुना में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। दिया है कि ए सी बराबर ए बी बटे 2 हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 ये है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि किसी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देखिए इसको हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ जो बिंदु सी है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु ऐसे होता है कि ए सी बराबर बी सी। प्रश्न संख्या हमने 4 में पढ़ा था कि ये ए बी है, ठीक है, और इसका बिंदु है ये मध्य बिंदु सी। तो क्या है कि ये जो है ए सी ये इसके बराबर है, ठीक है। जब कोई मध्य बिंदु होता है तो ए सी बराबर ए बी होता है। और एक चीज हमने और प्रूफ की थी कि ये ए सी जो है, ये ए सी ये ए बी का हाफ होता है, ये और हमने प्रूफ किया था प्रश्न संख्या 4 में। तो हमने लिखा कि ए सी बराबर बी सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से सी क्या है, मध्य बिंदु है इसका। लेकिन हमने मान लिया ए बी के दो मध्य बिंदु है सी और डी, इस तरह से ले लिया हमने कि इस ए बी के दो मध्य बिंदु है, एक सी है और एक डी है। तब क्या कंडीशन होगी, ये ए सी बराबर क्या होगा, ए बी का आधा, फिर ए डी भी क्या होगा, ए बी का आधा, क्योंकि ये भी तो मध्य बिंदु है। अब इन दोनों चीजों से देख लीजिए कि ए सी किसके बराबर होगा, ए सी ए डी के बराबर होगा। और जब ए सी ए डी के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु सी और डी एक ही बिंदु हैं। मतलब ये तभी संभव है जब बिंदु डी बिंदु सी के ऊपर हो। ये तभी संभव है जब ये बिंदु डी है ना, ये सी पे ही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक से ज्यादा मध्य बिंदु नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जैसे बात की जाए कि 5 और 10 के बीच की संख्या बताओ, 5 और 10 के बीच की संख्या, तो हम ये ले लो, सम संख्या ले लो तो आसानी रहेगी। 6 और 10 के बीच की संख्या, ठीक है, 6 और 10 के बीच क्या संख्या है, 6 और 10 को जोड़ देंगे हम, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 16। 6 और 10 को जोड़ दिया 16, 16 बटे 2 कितना हुआ 8। मतलब इनके बीच की संख्या क्या है, 8 है। अब बीच की संख्या तो 7 भी है, बीच की संख्या तो 7 भी है, 6 7 8 9 10 और 9 भी है। लेकिन एकदम मिडिल, एकदम बीच की, ठीक बीच की संख्या, ठीक है, जो इससे भी इतनी दूरी पर हो, इससे भी इतनी दूरी पर हो, वो केवल एक ही हो सकती है। वैसे तो 6 और 10 के बीच में 3 संख्याएं हैं, 7 8 9, लेकिन एक ऐसी संख्या जो 6 से इतनी ही दूर हो और 10 से भी इतनी ही दूर हो, वो संख्या क्या है, 8। 6 से 2 ज्यादा है और 10 से 2 कम है। तो बात समझ आई आपको।
ठीक है, इसलिए एक रेखाखंड AB का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि निम्न आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। देखिए AC BD के बराबर दिया है तो हमें AB और CD को बराबर प्रूफ करना है। देखो लिख देंगे कि AC बराबर BD, ये क्या है, दिया है, दे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये AC है ना, इसमें से हम BC को घटा देंगे, AC माइनस BC। जो ये BD है इसमें से भी हम BC को घटा देंगे, BD माइनस BC। हमने क्या किया, दोनों तरफ BC को घटा दिया, तो यहां लिख दो दोनों पक्षों में BC घटाने पर, BC हमने दोनों पक्षों में घटा दिया। अब हम क्या देखते हैं कि AC में से अगर BC को घटा दें, AC में से BC को घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो क्या बचता है, AB। क्या बचता है, AB। और ऐसे ही BC में से, BD में से, इस BD में से BC को घटा दें तो क्या बचता है, CD। और ये ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, AB बराबर CD, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए इनको। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न अभिग्रहित से संबंधित है, 5वीं अभिग्रहित से। मतलब ये बोला गया है कि 5वीं अभिग्रहित को सर्वव्यापी सत्य क्यों मान लिया गया। देखिए क्योंकि अभिग्रहित 5 विश्व के सभी जगह सत्य है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य मान लिया गया है। विश्व में कहीं भी ले लो, ये हर जगह सत्य है। अब वो है क्या, वो ये है 5वीं अभिग्रहित, पढ़ लेना अपनी बुक में या फिर परिचय में देख लेना कि 5वीं अभिग्रहित ये कहता है कि कोई पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, कोई पूर्ण खुद अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, मैं बात करूं अपनी पूरी बॉडी की, ठीक है, तो मेरी पूरी बॉडी का वेट मेरे इस हाथ के वेट से बड़ा होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आ गई आपको, इसमें आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आप अपनी पूरी बॉडी की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, तो जो मेरा वेट है, पूरा वेट है, वो मेरे हाथ के वेट से, हाथ तो मेरे बॉडी का एक पार्ट है ना, और मेरी बॉडी खुद एक पूर्ण है। ठीक है, तो मेरे हाथ का वेट जो है कम होगा मेरे पूरे वेट से, मतलब पूरा पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगर हम एक रेखा की बात कर लें कि रेखा है एक रेखा है AB, ठीक है, ये रेखा AB, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, इसका एक भाग ले लो, ये 4 है, AC कितना है, AC 4 है, तो ये वाला भाग कितना होगा, ये होगा 6। तो ये क्या होगा कि जो ये पूरा है ना AB, पूरा जो AB है ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, AC से, मतलब अपने भाग से बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा ना 4 से। तो ये क्या है, ये सर्वव्यापी सत्य है, क्योंकि ये विश्व के सभी जगह सत्य है, इसलिए ये क्या है, सर्वव्यापी सत्य है। तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 5.2 के साथ।